सो हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को फिर से वेलकम करती हूँ वे टू आर्ट्स चैनल में। ठीक है, मैंने अपना चैनल का नाम क्या किया है, मैंने अपना चैनल का नाम बदल दिया है। ठीक है, स्टडी विद मी से मैंने अपना चैनल का नाम वे टू आर्ट्स बना दिया है। सो आप लोग अगर मेरा वीडियोस देखना चाहोगे, नेक्स्ट वीडियोस एंड ऑल, तो आप लोग वे टू आर्ट्स सर्च करके मेरा वीडियोस देख सकते हो, बाकी चैनल का भी। एंड सारे सब्जेक्ट्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उन प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं एक ही साथ। ओके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 यानी कि अब इसके हिसाब से चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ओके, रेबल्स एंड राज का रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड उसके रिप्रेजेंटेशंस, कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, कैरेक्टर एंड उसके फेलर, वो क्यों फेल हुआ वो रिवोल्ट, एंड उस रिवोल्ट के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था उसमें, मुस्लिम लीग कैसे पैदा हुआ, मतलब मुस्लिम लीग कैसे इस इंडिया में आया, कैसे मुस्लिम लीग आगे बढ़ा, दैट ऑल। एंड हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वीर सावरकर ने क्या क्या कहा था इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्यों कहा था वीर सावरकर ने, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म एंड पाथवे टू पाकिस्तान। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 में बताया गया है कि व्हाट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो भी वहाँ पे कॉजेज, उसके कैरेक्टर, इम्पैक्ट, वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो एक हो गया। बट अब देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन वो एक टॉपिक है। अगर वही क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। को रिवोल्ट के कॉजेस लिख दो, रिवोल्ट के इम्पैक्ट्स लिख दो, रिवोल्ट कैसा था वो लिख दो। इस रिवोल्ट को सिपल म्यूटिनी कहा जाता था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था, एंड ग्रेट रिवोल्ट भी कहा जाता था। इसको ग्रेट रिवोल्ट किसने कहा, इसको ग्रेट रिवोल्ट हिस्टोरियंस ने कहा। ठीक है, इसको ग्रेट रिवोल्ट हिस्टोरियंस ने कहा है। तो इसको सिपल म्यूटिनी ब्रिटिशर्स ने कहा है, तो इसको सिपल विद्रोह बोल के बंगालीज ने कहा है, फिर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल के वीर सावरकर जैसे कुछ महान लोगों ने कहा है। सो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई इज सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 came to be known as first war of independence because it was the first massive combined effort by the Indian soldiers, sepoys, rulers and civilians across diverse regions and religions to remove British colonial rule। ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिश का एक कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश का जो यहाँ पे इंडिया में रूल चल रहा था, उस रूल को हटाने के लिए, क्या होता है, सिपॉय म्यूटिनी को क्या कहा जाता है, सिपॉय म्यूटिनी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट मैसिव वॉर था। यानी कि एक ऐसा मैसिव वॉर था जो क्या करता था, जो बहुत कुछ कंबाइन करता था एक ही साथ। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो सिपॉयज का युद्ध था। सिपॉयज ने जब इस युद्ध को स्टार्ट किया, ठीक है, ये युद्ध स्टार्ट किया गया था सोल्जर्स, इंडियन सिपॉयज के थ्रू। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सिपॉयज ने ये जो रिवॉल्ट है वो रिवॉल्ट स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ रूलर्स होंगे, इंडिया के कुछ रूलर्स ने इसको ज्वाइन किया, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल। मतलब ये जो लोग थे ना, बड़े बड़े स्टेज के लोग, बड़े बड़े लेवल के लोग, इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। नेताजी, ये सब ने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स, मतलब अब देखो पीछे जाके ज्वाइन किया, उसी वक्त ज्वाइन किया ऐसा नहीं है, बट ये बहुत लंबा चला। ठीक है, आगे जाके इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में बहुत कुछ ये आगे चला। तो जो ये था, ये फर्स्ट मैसिव वॉर था, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक वॉर छेड़ा था। इंडियन सोल्जर्स पहले इसमें आए। इंडियन सोल्जर्स जब इस युद्ध को करने लगे, तब क्या किया कि पूरे इंडिया के सिविलियंस, चाहे अमीर चाहे गरीब, इंडिया के कोई भी सिटीजन, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो चाहे पीजेंट्स हो, पूरे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो गया, ये युद्ध फैल गया। अब ये युद्ध सिर्फ सिपॉयज का ही नहीं रहा, सिर्फ सिपॉयज के थ्रू ये युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि होल इंडियन सिटीजन्स के थ्रू, रूरल पॉपुलेशन के थ्रू भी ये युद्ध लड़ा जा रहा था। तो सब, जब रूरल पॉपुलेशन, पुअर, रिच सिटीजन्स, सब कुछ, लैंडलॉर्ड, पीजेंट, सब ने ये युद्ध ज्वाइन किया, तब क्या हुआ, जब सब ने ये युद्ध ज्वाइन किया तो ये एक बड़ा सा मैसिव, मतलब एक मैसिव सिविलियन युद्ध बन गया है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये किस लिए, कहाँ पे चला था, ये ब्रिटिश क्यों चला था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए चला था।
इसको क्यों कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इसीलिए कहा था क्योंकि ये क्या था, ये एक ऐसा वॉर था जिसने इंडिपेंडेंस को भी चिंगारी दी थी। मतलब यहाँ से लोग क्या हो गए, मतलब इंडिया के जो लोग थे वो थोड़े कॉन्शियस हो गए कि अब उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को यूनिटी बनानी है एंड अपने देश से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाना है। तो इंडियन जो लोग थे वो थोड़ा कॉन्शियस बन गए कि इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन सोल्जर्स के द्वारा किया गया एक रिवॉल्ट था जिसको ब्रिटिशर्स अपनी लैंग्वेज में, उनके रूल के अंडर ब्रिटिशर्स अपनी लैंग्वेज में इसको सिपाही म्यूटिनी कहते थे। अब देखो बहुत साल तक मतलब फॉर मेनी इयर्स रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट ऑफ मतलब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ कुछ टाइम का एक युद्ध नहीं था, बहुत सालों से छुपा हुआ गुस्से का एक आउटब्रेक था। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ब्रोक आउट होता है, मतलब नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। एंड इसको बंगाली में क्या कहा जाता है? इसको बंगाली में कहा जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही इंडिया में क्या था, सिपाही बंगाल में क्या था? सिपाही मतलब जो सिपाहीज थे, जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स को बंगाली में सिपाही कहा जाता था। तो फिर और ये जो म्यूटिनी था, ये जो रिवॉल्ट था उसको विद्रोह, इसीलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह पड़ा। बट सिपाही वॉज द नेम ऑफ द बंगाल आर्मी। सिपाही क्या था? बंगाल आर्मी का नाम था, अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस टाइम के वर्चुअल रूलर्स थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम के वर्चुअल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने कमांड के अंदर इसका नाम सिपाही रख दिया। आपकी बंगाल में जो इसका नाम है, इसका नाम सिपाही रख दिया, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सिपाही म्यूटिनी इंडिया का कुछ टाइम का नहीं था, कुछ एक ही साल में झगड़ा हुआ एंड ऑल नहीं, ये बहुत सालों से छुपा हुआ एक गुस्सा था। ठीक है, सो ये जानने के बाद ये जानना जरूरी, देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सॉल्ट आइडिया हो गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आने वाले कुछ चांसेस, लाइक सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते हैं इसको, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने कहा, एंड क्यों कहा वो मैं बता चुकी हूँ, राइट, मैसिव वॉर था एंड ऑल। फिर सिपाही म्यूटिनी क्यों कहा, सिपाही म्यूटिनी किसने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा, क्योंकि उन लोगों को क्या था, उन लोगों को उतना मतलब हमारा लैंग्वेज नहीं आता था, तो बंगाल में ब्रिटिशर्स ने, मतलब बंगाल में जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, बंगाल में सिपाही बुलाते थे उनको, सिपाही वहाँ का नाम था। तो एक दूसरे का सुनते सुनते वो भी उनको सिपाही बुलाने लगे होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, उनको सिपाही बुला रही थी, तो इसीलिए इसका नाम सिपाही म्यूटिनी पड़ा उनकी लैंग्वेज में, एंड बंगाली लैंग्वेज में इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मतलब सिपाही की अपराइजिंग होने की वजह से ये जो था, इसको म्यूटिनी ऑफ द सोल्जर्स कहा जाता था, बट बंगाली में इसको क्या कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। फिर आते हैं कॉजेस में। ठीक है, कॉजेस क्या क्या थे? अब देखो कॉजेस कोई एक कॉजेस नहीं होगा ना, अगर कॉजेस ही सिर्फ आया तो यू कैन राइट एनीथिंग, कोई भी कॉजेस तुम लोग लिख सकते हो, बट अगर कॉजेस ही सिर्फ, राइट द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट द कॉजेस ऑफ सिपाही म्यूटिनी, राइट द कॉजेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट द कॉजेस ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट, कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारा का मतलब वही है, रिवोल्ट ऑफ 1857, कोई भी नाम आए। ठीक है, फिर कॉजेस सिर्फ एक कॉजेस नहीं है, कॉजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ओके, एंड इवन पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, एंड इवन मिलिटरी कॉज, एंड इवन इमीडिएट कॉज भी है जो उसी टाइम पे शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत सारे कॉजेस है। इमीडिएट कॉज 3 मार्क्स का आ सकता है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। पहले पॉलिटिकल कॉज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, नहीं बन रहा है जबल सेन राज से, ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रेवल सेन राज से नहीं बन रहा है। ठीक है, ये चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है 4 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का। सो व्हाट इज द पॉलिटिकल कॉज? अगर देखो सिर्फ कॉज ऑफ द रिवोल्ट बोला है यहाँ पे सिलेबस में, बट अब कॉज में तो सिर्फ कॉज नहीं आता है ना, पॉलिटिकल कॉज आता है, इमीडिएट कॉज आता है, रिलीजियस कॉज आता है। सो तुम लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, राइट द पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसमें तुम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, अगर कल्चरल कॉज, अगर रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉजेज अगर लिख दोगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा ना, या 5 मार्क्स के तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि तुमने आंसर कंप्लीटली रॉन्ग लिखा है, आंसर तो राइट है ही नहीं, कॉज तुमने लिखा है बट पॉलिटिकल नहीं लिखा है ना, तो तुम्हें पॉलिटिकल लॉज कॉज के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या आता है? पॉलिटिकल कॉज में सब्सिडरी अलायंस आता है, पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है,
पॉलिटिकल कॉज में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल कॉज में सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। तो 4 मार्क्स का अगर ये बना तो 2-2 मार्क्स सब्सिडरी अलायंस 2 मार्क्स का एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 2 मार्क्स का। देखो मैंने कॉजेस भी ऐसे लिखे हैं ना जो तुम्हें दोनों तरफ से हेल्प करे। राइट अबाउट द सब्सिडरी अलायंस, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भी तुम उसी कॉजेस के आंसर को वहाँ पे लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने इसी टाइप से आंसर बना के तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखना, वीडियो आधा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड अगर समझ में आ भी गया तो आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो वीडियो फुल देखना, इसके बिना किए देखना। ये जो पॉलिटिकल कॉज है उसमें सब्सिडरी अलायंस आया है। ये सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा पॉलिसी है जो लॉर्ड वेलेस ने शुरू किया था। ओके, सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि इंडियन किंग्स को ना अपनी इंडियन आर्मीज नहीं रखनी होती है। इंडियन किंग्स को मतलब ये पॉलिसी बनाया था लॉर्ड वेलेस्ले ने, जहाँ पे इंडियन किंग्स को एक प्रॉमिस करना पड़ता था। लॉर्ड वेलेस्ले ने एक ऐसा पॉलिसी स्टार्ट किया जहाँ पे इंडियन किंग्स को प्रॉमिस करना पड़ता था कि अब वो लोग अपनी जो आर्मी है, अपनी जो उनकी आर्मी है वहाँ पे इंडियन आर्मीज को भर्ती नहीं कराएंगे। जो वो लोग हैं वो इंडियन आर्मीज को नहीं रखेंगे, इंडियन आर्मीज को भर्ती नहीं कराएंगे एंड ब्रिटिश आर्मीज को भर्ती कराएंगे। इंडियन किंग्स को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो लोग इंडियन आर्मीज को भर्ती नहीं करेंगे एंड ब्रिटिश आर्मीज को वहाँ पे उन जगह देंगे काम करने का। सिपाही, ब्रिटिश सिपाही को क्या करने देंगे, काम करने का जगह देंगे। जिसके बदले क्या करेगा, जिसके बदले ब्रिटिश किंग्स, जिसके बदले इंग्लिश किंग्स क्या करेंगे, जो बाहरी हमले होंगे उनके कंट्री में, लाइक मतलब बाहर के कंट्रीज, बाहर के देश, बाहर के जो राज्य है वो उनके अगर मतलब आउटवर करेंगे, मतलब बाहर के लोग अगर उनको पे हमला करेंगे, बाहर के राजा अगर उन पे हमला करेंगे तो क्या करेगा, ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेगा, ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कहा था लॉर्ड वेलेस्ले ने। एक पॉलिसी निकाली जहाँ पे इंडियन किंग्स को अपनी आर्मी, जहाँ पे इंडियन किंग्स को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो इंडियन आर्मीज नहीं रखेंगे, वो ब्रिटिश आर्मी रखेंगे। इन विच ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन विच ब्रिटिशर्स विल प्रोटेक्ट। ओके, इन विच जिसके लिए क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे उनको फ्रॉम आउटवर्ड्स। बट इसका रियल मोटिव क्या था, वो क्यों उनको आउटवर्ड से बचाएंगे ना, इसका रियल मोटिव क्या था? इसका रियल मोटिव ये था कि किंग्स को, जो भी किंग्स है, जो भी राज्य के राजा है, उनको कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट करा देना। ब्रिटिशर्स के ऊपर वो लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए, इंडियन जो किंग्स वगैरह है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। इसके लिए क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ले ने ये पॉलिसी शुरू की थी। ये इसका रियल मोटिव था। ठीक है, जितने भी किंग्स ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट की उन्होंने अपनी सॉवर्निटी गवा दी, मतलब अपनी सुप्रीम अथॉरिटी उन्होंने गवा दी कि वो आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे, उनका बोला वो। अब देखो, ब्रिटिश आर्मी अगर उस राज्य के अंदर रहेंगे, इंडियन आर्मी उस राज्य के अंदर नहीं रहेंगे, तो ब्रिटिश आर्मी उस राजा का सुनेंगे या ब्रिटिश के किंग का? ऑफ कोर्स ब्रिटिश लीडर का सुनेंगे, क्योंकि वो तो ब्रिटिश आर्मी है, वो इंडियन आर्मीज नहीं है। इंडियन आर्मीज होते तो अपने राजा का सुनते ना, बट वो तो इंडियन आर्मीज नहीं है, वो तो ब्रिटिश आर्मीज है। तो ब्रिटिश आर्मी क्या करेंगे, ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश लीडर का सुनेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि किंग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, किंग की बात कोई भी सोल्जर्स मानेगी ही नहीं, किंग की बात कोई मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सोल्जर्स तो किसके हैं, सोल्जर्स है किंग के, मतलब ब्रिटिश के किंग के। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर आते हैं वो सोल्जर्स, तो वो ब्रिटिशर्स की बात मानेंगे ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी किंग ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट की उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी गवा दी। फिर दूसरा पॉलिटिकल कॉज आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसा पॉलिसी है जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। इस पॉलिसी के अंदर लिखा था कि ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, एंड इसके अंदर लिखा था कि कोई भी किंग, ओके, अगर किसी भी किंग का अपना बेटा नहीं है, अपना हेयर, अपना बेटा नहीं है, तो जब किंग मर जाता है तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, उसका किंगडम डायरेक्टली ब्रिटिश के रूल के अंदर आ जाएगी, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल की जाएगी। कोई भी किंग्स बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकता, एंड अगर उसने बच्चे अडॉप्ट भी कर लिए तो उसका जो अडॉप्टेड बच्चा होगा, किंग के मरने के बाद वो अडॉप्टेड बच्चा इस किंगडम में रूल नहीं कर पाएगा। अगर उनका अपना बेटा है तो वो उस किंगडम को रूल कर पाएगा, बट अगर किसी राजाओं ने उसको, मतलब बच्चे को अडॉप्ट किया, उनका अपना बच्चा नहीं था, फिर बच्चे को अडॉप्ट किया राज्य को संभालने के लिए, तो वो जो अडॉप्टेड बच्चा है वो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, उस किंगडम पे रूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अडॉप्टेड है। उनका अपना बच्चा है, बायोलॉजिकल हेयर है, तो वो रूल कर पाएगा, बट अगर अडॉप्टेड सन है तो गोद लिया हुआ बच्चा क्या नहीं कर सकता, उनका जो किंगडम है, जो राजा का किंगडम है, उस किंगडम पे रूल नहीं कर सकता।
अब क्या होता है कि झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड मर जाते हैं, गंगाधर राव, ठीक है, और सॉरी गंगाधर तिलक। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड मर जाते हैं, ठीक है, पति मर जाते हैं, गंगाधर तिलक नाम के उनके जो पति थे वो मर जाते थे। एंड उनका कोई भी अपना मतलब बच्चा नहीं था, उनका जो बच्चा था वो अडॉप्टेड था। फिर वो जो अडॉप्टेड बच्चा था उसका नाम दामोदर राव था। एंड दामोदर राव अब जो अडॉप्टेड बच्चा था उसको ब्रिटिशर्स ने किंग के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब वो एक किंग बन सकता था, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऐसी पॉलिसी निकाल दी जिसकी वजह से जो अडॉप्टेड बच्चा था झांसी की रानी का, दामोदर राव, वो क्या नहीं बन सके, वो राजा नहीं बन सके। फिर उसने झांसी को भी कैप्चर करने का कोशिश किया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राजा नहीं बनने दिया एंड झांसी को कैप्चर करने का मतलब झांसी को कैप्चर करने का कोशिश किया। बट झांसी की रानी तो बहुत ज़्यादा समझदार थी, उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। बट जैसे ही सतारा, नागपुर, अवध, ये जो थे ना, ये जो मतलब स्टेट्स थे, ये जो किंगडम्स थे, सतारा, अवध, नागपुर, इन लोगों को भी वही प्रॉब्लम झेलना पड़ा। मतलब उनके भी अपने अपने बच्चे नहीं थे, अडॉप्टेड सन्स थे, तो इसकी वजह से क्या किया, सतारा, नागपुर, अवध को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो मतलब अवध जो था, अवध के जो नवाब थे ना, अवध के नवाब वजीद अली शाह, ठीक है, जो अवध था, अवध के नवाब थे, ठीक है। अवध के नवाब कौन थे, वजीद अली शाह। वजीद अली शाह नवाब थे अवध के, ठीक है। तो अवध के जो नवाब वजीद अली शाह थे वो रिमूव हो गए, उनको हटा दिया गया ड्यू टू द ब्लेम ऑफ मिस गवर्नेंस के इल्जाम पे उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। वजीद अली शाह को, तुम अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर रूल करने की क्षमता नहीं है बोल के अवध के जो राजा थे, वजीद अली शाह नवाब थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ये था इकोनॉमिक कॉज, ओ सॉरी, ये था क्या था, ये था पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज यानी कि जो पॉलिसीज से बना था, ठीक है, याद करने के लिए ये भी बता देती हूँ। पॉलिटिकल कॉज यानी कि पॉलिसीज, राजनीति के थ्रू बना था, ठीक है, राजनीति खेला ना पॉलिसी के थ्रू इन लोगों ने, तो ये था पॉलिसी का रूल, यानी कि मतलब जो भी पॉलिसीज थी वो किस में आती है, पॉलिटिकल कॉजेस में आती है। फिर आता है इकोनॉमिक कॉज, ये भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉज क्या है, 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखने ही पड़ेंगे 4 मार्क्स का है तो, सॉरी। इकोनॉमिक कॉज क्या था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम जो थी, इकोनॉमी जो थी हमारी, उस इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने वॉर्सली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक सिस्टम वेरी वॉर्सली। अब देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो फार्मर्स होते थे ना, उन फार्मर्स को फोर्स करते थे, फार्मर्स को जबरदस्ती मतलब टैक्सेस पे करने के लिए मजबूर कर देते थे। टैक्सेस भी इतने कम टैक्सेस नहीं होते थे, बहुत हाई टैक्सेस होते थे, ठीक है। तो हाई टैक्सेस पे करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या कर देते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे। ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कि तुम लोगों को ये हाई टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लोग ये करते थे। बट ये लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है वो भी 3 टाइप्स का था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कितने टाइप्स का था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो 3 टाइप का था। एक था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर सनसेट क्लॉज भी आता था। सनसेट क्लॉज यानी कि परमानेंट सेटलमेंट अगर कोई पूरा नहीं कर पाए तो सनसेट क्लॉज के थ्रू उसको पनिशमेंट दिया जाता था। आई विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल। एंड दूसरा था रियोटवारी सिस्टम एंड तीसरा था मालवारी सिस्टम। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, इसमें ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें जो जमींदार है ना, उन जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था। इसमें क्या करना पड़ता था, इसमें जो जमींदार होते हैं परमानेंट सेटलमेंट में, परमानेंट यानी कि फिक्स, ठीक है, बदला बदला नहीं होगा। दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट पे करना था। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, परमानेंट फिक्स, ओके। फिक्स मतलब याद जो होगा, फिक्स मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो था वो जमींदार को पे करना पड़ता था टू द ब्रिटिशर्स को क्या करना, मतलब जमींदार को क्या करना पड़ता था, जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, भले ही एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अच्छे उगे या बुरे। अच्छा एग्रीकल्चर हो, मतलब क्रॉप्स वगैरह अच्छा उगे या क्रॉप्स वगैरह उनका बुरा उगे, अच्छी उनको इनकम हो, आमदनी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कुछ भी उगे, क्रॉप अच्छे से उगे या क्रॉप बुरा उगे, क्रॉप उगे ही ना, कुछ भी हो,
ठीक है, ब्रिटिशर्स को उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट जो था वो फिक्स अमाउंट देना ही देना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ये जो हाई टैक्सेस जमींदार से लेते थे, वो जमींदार से तो हाई टैक्सेस लेते थे, बट इसका जो अफेक्ट था, डायरेक्ट इफेक्ट किसके पड़ता, किस पे पड़ता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता फार्मर्स पे, क्योंकि फार्मर्स को लॉस हो जाता, लॉस झेलना पड़ता। दूसरा है रॉटवरी सिस्टम, बट उसको जानने से पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम का सनसेट क्लॉज जान लेते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, अगर परमानेंट सेटलमेंट में जो फिक्स अमाउंट दी गई है, ये फिक्स अमाउंट अगर वो लोग पे नहीं कर पाए, सनसेट क्लॉज क्या है, सनसेट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इन दिस अगर कोई भी जमींदार वो जो मतलब जो टैक्सेस है वो टैक्सेस अगर पे नहीं कर पाता है तो उनका लैंड ऑक्शन किया जाता है। अगर कोई भी जमींदार टैक्सेस पे नहीं कर पाता है या फिक्स अमाउंट ऑफ जो फिक्स अमाउंट है, ओके, जो फिक्स अमाउंट उन्होंने लग दिया है उसको अगर पे नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो जमीन होगी ना, जमींदार की जो जमीन होगी उस जमीन को ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस मेरी ओल्ड जमींदार, इसकी वजह से क्या हो गया, जो बहुत सारे पुराने जमींदार हो गए ना, उनको बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा। फिर इकोनॉमिक कॉज में आता है रॉटवरी सिस्टम, दूसरा लैंड कलेक्शन मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था कि फार्मर्स को डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ता था टू द ब्रिटिशर्स। इसमें क्या था, फार्मर्स को डायरेक्टली टैक्सेस पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, एंड ये साउदर्न इंडिया में फेमस था। डायरेक्टली ब्रिटिशर्स हो, ठीक है, फार्मर्स के थ्रू डायरेक्टली जो टैक्स ब्रिटिशर्स को फार्मर्स पे करते थे वो साउदर्न इंडिया में फेमस था। एंड अब एक नॉर्दर्न इंडिया में भी कुछ फेमस होता है, वो है माहलवारी सिस्टम। फिर आता है माहलवारी सिस्टम, एंड माहलवारी सिस्टम फेमस होता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, माहलवारी सिस्टम कहाँ फेमस होता है, माहलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में फेमस होता है। इसमें क्या होता है, जो विलेज के हेडमैन होते हैं, जो मुखिया होते हैं विलेज के, ओके, मुखिया एंड हेडमैन भी बोलते हैं इंग्लिश में। सो जो विलेज के मुखिया होते हैं या विलेज के जो हेडमैन होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको सारे सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, एंड टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, उन ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देना पड़ता है। ये कहाँ फेमस था, ये नॉर्थ इंडिया में फेमस था। तो ये जो सिस्टम्स थे ना, लैंड रेवेन्यू, ये जो सिस्टम्स थे, इन सिस्टम्स की वजह से जो मेन सफरर्स थे, इन सिस्टम्स के थ्रू जो सफर मिलता था, जो तकलीफ मिलती थी, उस तकलीफ के मेन सफरर्स कौन थे, इसके मेन सफरर्स कौन थे, इसके मेन सफरर्स थे फार्मर्स, जिनकी कंडीशंस दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ठीक है, फिर आता है दूसरा इकोनॉमिक कॉज। इतना लिख दोगे तो भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएगा, बट अगर दूसरा लिखना चाहोगे तो भी आई विल गिव यू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स फार्मर्स को जबरदस्ती कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए मजबूर कर देते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स forced the farmers to go cash crops instead of food crops। okay, फूड कैश क्रॉप जैसे कि इंडिको, कॉटन, जूट, ठीक है, इंडिको, कॉटन, जूट जैसे जो कैश क्रॉप्स है ना, वो ग्रो करने के लिए जबरदस्ती मतलब फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स फार्मर्स को, और वो उनको फूड क्रॉप्स ग्रो करने नहीं देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, फूड शॉर्टेजेस एंड फेमाइंस जैसे जो डिजास्टर्स बोलो या कुछ बोलो, फेमाइंस एंड फूड शॉर्टेजेस जो थे वो टुक प्लेस होते थे, मतलब वो होता था, फेमाइंस एंड फूड शॉर्टेजेस होता था इसकी वजह से, क्योंकि कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, कॉटन एंड जूट ग्रो करेंगे उनकी जमीन पे तो वो फूड नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। सो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो काम है ब्रिटिशर्स का, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने जो ये नियम लगाया है कि उन लोगों को कैश क्रॉप ही ग्रो करना पड़ेगा, फूड क्रॉप ग्रो करना नहीं होगा, इसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस एंड फामाइंस जैसे तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। फिर है बायस्ड टैरिफ सिस्टम। ओके, बायस्ड टैरिफ सिस्टम, इसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्री को प्रॉफिट कराने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट में रखने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट कराने के लिए बहुत ज़्यादा हाई इम्पोर्ट टैक्स लगा देती थी, बहुत ज़्यादा हाई इम्पोर्ट टैक्स लगा देती थी इंडियन गुड्स में। ठीक है, इंडियन गुड्स में क्या करा देती थी, हाई इम्पोर्ट टैक्स लगा देती थी, जिसकी वजह से जो इंडियन के क्लोथ्स है, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, एंड जो हमारे आर्टिशंस है ना, वो अनएम्प्लॉयड ही रह गए। फिर क्या आता है, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में लाइक करप्शन आ गया। करप्शन मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में क्या था, करप्शन एंड फेवरेटिज्म ऑन इट्स पीक। गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता था, करप्शन और फेवरेटिज्म जो था, मतलब मुझको ये इंसान पसंद है, इसको मैं ये जॉब दूंगी तो उसको वही जॉब मिलता था। तो ये जो फेवरेटिज्म एंड करप्शन था ना गवर्नमेंट ऑफिस में, ये अपने पिक में था। ठीक है, जो कॉमन इंडियंस थे उनको जस्टिस नहीं मिल पा रही थी, कॉमन इंडियंस को भी जस्टिस नहीं मिल पा रही थी,
की वजह से, करप्शन की वजह से, एंड जो लोग थे वहाँ पे वो करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है, करप्शन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा दुखी थे वहाँ के लोग। मतलब ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वही करप्टेड था। फिर आता है सोशियो रिलीजियस कॉजेस। सोशियो रिलीजियस कॉजेस में क्या है कि ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि वो सबसे ग्रेट है, सबसे सुपीरियर है, एंड जो हमारे रिलीजन्स होती है, इंडियन रिलीजन्स, उन रिलीजन्स पे वो लोग हंसते थे। लाइक रेसिस्ट एंड सुपीरियर एटीट्यूड, उनके ऊपर क्या था, उनके पास रेसिस्ट एंड सुपीरियर एटीट्यूड था। ब्रिटिशर्स जो थे ना वो सोचते थे कि वो सबसे सुपीरियर है रेस में, एंड इंडियंस जो है वो इन्फीरियर है। मतलब उनका रंग गोरा था एंड इंडियन थोड़ा रेडिश टाइप के थे, रेड इंडियंस, ठीक है, तो इंडियंस थोड़ा ब्राउन रेड टाइप के थे। तो उनका जो रंग था वो बहुत गोरा था, तो वो लोग क्या करते थे, इंडियंस को डोमिनेट करते थे रेस में, ठीक है। एंड इवन पैसों में भी उनकी इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई थी, इंडियंस की नहीं थी। तो वो क्या करते थे, वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे इंडियंस के साथ। इंडियंस को क्लब, पार्क एंड ट्रेन्स में भी क्या था, एंट्री नहीं था, अलाउ नहीं था वहाँ पे। एंड उस जगह में अगर इंडियंस गए तो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती कर दी जाती थी क्लब, पार्क एंड ट्रेन्स में, ठीक है। फिर फोर्स्ड कन्वर्सन ऑफ इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। अब सोशल रिलीजियस कहता है कि जबरदस्ती इंडियंस जो थे ना उनको क्रिश्चियन में बदला जा रहा था। भाई धर्म बदलना बहुत बुरा काम है, ठीक है, धर्म नहीं बदलना चाहिए ऐसे। जो फोर्स कन्वर्सन हो रहा था, मतलब इंडियन जो हिंदूज एंड इंडियन जो मुस्लिम्स थे उन लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं होना था। तो अगर नहीं होना था तो उनको कन्वर्ट क्यों करना ना, उनको कन्वर्ट जब होना ही नहीं था तो उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करना, दैट मीन्स दैट रिलीजन इज नॉट गुड। अगर कोई रिलीजन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध अगर तुम्हें धर्म परिवर्तन कराता है तो वो रिलीजन ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होता है ना। कोई भी रिलीजन वाले क्यों चाहेंगे, कोई भी भगवान क्यों चाहेगा कि कोई ज़बरदस्ती मेरे पास आए। जिसको मन होगा, जो अपनी मन से किसी के पास जाना चाहेगा वो चला जाएगा, बट अगर ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा के ज़बरदस्ती उस भगवान के पास से तुम्हें जाना पड़ेगा तो ये भगवान कोई भी नहीं चाहता। चाहे भगवान हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडियंस जो थे, इंडियन चाहे मुस्लिम्स इंडियन हो या चाहे हिंदू इंडियन हो, चाहे सिख इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये ही नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम को ही कन्वर्ट किया जा रहा था, सिख को भी कन्वर्ट किया जा रहा था, सबको कन्वर्ट किया जा रहा था। सिख ने तो अपने बच्चे को भी मतलब बच्चे को भी ताकत दी थी इतनी, मतलब वाई गुरु बोल के सिख लोगों ने क्या किया था, अपनी जान दे दी थी। खुशी खुशी वो लोग मर गए थे, एंड छोटे बच्चे को भी मारने की धमकी दी थी, बट वो छोटा बच्चा भी खुशी खुशी मर जाता है। ये जो ह्यूमिलिएशन जो था ना हमारे, मतलब क्या करते थे क्रिश्चियंस, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, वो हमारे गॉड एंड रिलीजन्स, मतलब रिलीजियस टीचर्स पे हंसते थे, हमारे भगवान पे हंसते थे, हमारी जो रिलीजियस टीचर्स थे, हमारे जो मतलब रिलीजन के जो टीचर थे उनके ऊपर भी हंसते थे, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये सब अच्छा नहीं था ना। कोई भी तुम्हारे रिलीजन के ऊपर हंसेगा, तुम्हारे भगवान की बेइज्जती करेगी तो वो किसको पसंद होगा। एंड कोई भी धर्म गुरु ये नहीं चाहता होगा कि उसके धर्म गुरु को बेइज्जती किया जाए, ठीक है। सो ये सब जो हो रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से जो इंडियन लोग थे, जो इंडियन पीपल थे, उनके रिलीजियस इमोशंस हार्म हो रहे थे। जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है, कोई मैं कुछ भी यहाँ पे बना बना के नहीं बोल रही हूँ। जो भी कुछ यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है, सोशल रिलीजियस कॉजेस, इंडियंस को जबरदस्ती क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कराना, ये सब कुछ जो भी बुक में है मैं वही कर रही हूँ, मैं किसी भी धर्म को हार्म नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 1856 में फिर एक क्या आया, 1856 में एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आ गया। 1856 में जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आ गया उसकी वजह से क्या होगा, इस पॉलिसी की वजह से जो हिंदूज थे ना, अगर वो क्रिश्चियंस भी बन गए तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। फिर आया रीजंस फॉर सिपॉइज डिसकंटेंटमेंट। व्हाट आर द रीजंस फॉर सिपॉइज डिसकंटेंट, मतलब सिपॉइज जो असंतुष्ट थे, क्यों थे सिपॉइज असंतुष्ट। जैसे कि पहले ही बता चुकी, रेसिज्म के थ्रू। रेसिज्म होता था ना इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मीज के बीच में, क्या था, बहुत ही ज़्यादा पार्शलिटी हो रहा था। इंडियन आर्मीज को क्या किया जा रहा था, इंडियन आर्मीज को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रमोट नहीं किया जा रहा था, इंडियन आर्मीज को कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, उनके रंग रूप के ऊपर हंसा जा रहा था, क्लब, पार्क एंड बसेस में भी उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, ट्रेन्स में भी उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा था, ऐसा रेसिज्म चल रहा था। फिर प्रमोशन के थ्रू भी इंडिया के पास, इंडियन के जो लोग थे, इंडियन के लोग अगर कैपेबल थे उस प्रमोशन के लिए, कैपेबल थे उस पोस्ट के लिए, तो भी इंडियन को वो पोस्ट नहीं मिल रहा था। इंडियन के लिए हाईएस्ट पोस्ट क्या था, सूबेदार तक का पोस्ट था, बाकी जो भी और सूबेदार का इंडियन को भी सूबेदार पोस्ट मिला है, ब्रिटिश को भी सूबेदार पोस्ट मिला है, तो इंडियन को सैलरी कम मिलती थी, ब्रिटिशर्स को सैलरी ज़्यादा मिलती थी। तो
क्या करते थे वो लोग, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पे करते थे एंड इंडियन आर्मी जो थे उनको कम पे करते थे। ठीक है, तो ये था सिपॉइज इसीलिए सिपॉइज वगैरह असंतुष्ट थे एंड सिपॉइज इसलिए भी असंतुष्ट थे। रीजंस फॉर सिपॉइज डिसकंटेंट में इमीडिएट कॉज भी आता है। रीजंस फॉर सिपॉइज डिसकंटेंट में क्या भी आता है, इमीडिएट कॉज भी उसी के अंदर आता है एंड अगर इमीडिएट कॉज का अलग से आ गया तो भी यू कैन राइट दैट। ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक नया इनफील्ड राइफल नाम का क्या किया, एक राइफल इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनफील्ड राइफल नाम का एक राइफल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसकी जो कैटरेज थी ना, उसके जो गोलियां थी, उस गोलियां को मुंह के बल मतलब ओपन करना पड़ता था। वो जो थी वो प्लास्टिक्स में, मतलब कुछ एक प्लास्टिक जैसा कुछ में रैप होता था, तो उस रैप को खोलने के लिए दांतों से, अपने दांतों से, मुंह से निकाल के दांतों से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो दांतों से खोलते वक्त उसका जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक मतलब वो जो कैटरेज होता है ना, उस कैटरेज को खोलते वक्त क्या था कि वो राइफल जो था ना, उस राइफल की कैटरेज को मुंह से खोलना पड़ता था। फिर वो एक र्यूमर फैल गया, एक र्यूमर या एक न्यूज़ फैल गया कि वो जो कैटरेजेस थे, वो कैटरेजेस सुअर के एंड गाय के फैट से बने थे। ठीक है, पॉर्क एंड क्या था, पॉर्क एंड बीफ के, मतलब पॉर्क एंड बीफ के फैट से बने थे। पॉर्क एंड बीफ फैट से वो चीज़ बना था, गाय का और सुअर का जो फैट होता है उससे वो चीज़ ग्रीस किया गया था बोल के एक न्यूज़ फैल जाती है। और फिर गाय तो हिंदूज के लिए पवित्र है, गाय क्या है, गाय हिंदूज के लिए पवित्र है, गाय को भगवान मानते हैं हिंदू। तो फिर पिग मुस्लिम्स के लिए हराम है, पिग अनक्लीन है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, पिग हराम है, सुअर हराम है मुस्लिम्स में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सिपाही उसको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं, उनका रिलीजन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये न्यूज़ जो था, ये जो न्यूज़ था ना कि ये ग्रीस किया गया वगैरह, ये जो न्यूज़ था ये ही बना इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज यही था। एंड फर्स्ट में किसने इसके अगेंस्ट हथियार उठाया, फर्स्ट में मंगल पांडे ने डिसाइड किया कि, मंगल पांडे ने डिसाइड नहीं किया, मंगल पांडे ने सच में ठोक दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने ये कैट्रिजेस जो कावन पिग फैट है, ये कावन पिग फैट के थ्रू बने हुए कैट्रिजेस को मैं नहीं खाऊंगा, मतलब मैं नहीं खोलूंगा, इन कैट्रिजेस को मैं यूज नहीं करूंगा, अपने मुंह से इसको मैं नहीं खोलूंगा बोल के उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया उस कैट्रिजेस को यूज करने से। तो फिर जब उन्होंने मना किया तब ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर क्या क्या किया, दैट के बाद मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने एक यूरोपियन ऑफिसर के ऊपर अपना फर्स्ट गोली ठोक दिया। वो द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कोई सडन वॉर नहीं था, ये क्या था, ये वॉर बहुत ही एंगर्स ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला एंड असंतुष्टि के थ्रू, जो असंतुष्टि जो इंडियन आर्मीज के अंदर थी उसके थ्रू राइज किया हुआ, उसके थ्रू आगे बढ़ा हुआ ये युद्ध होता है। ये बहुत सालों से, मतलब इंडियंस के ऊपर बहुत सालों से छुपा हुआ एक गुस्सा होता है ये। वे डिड द स्पार्क इग्नाइट, फिर बोलते हैं कि इस युद्ध का जो स्पार्क होता है वो कहाँ से इग्नाइट हुआ। ठीक है, मतलब ये जो चिंगारी है, जो ये जो युद्ध है, इस युद्ध की चिंगारी कहाँ से लगी, इस युद्ध की चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई। ठीक है, इस युद्ध की चिंगारी किसने लगाई, मंगल पांडे ने लगाई। 20 मार्च 1857 में बैरकपुर कैंटोनमेंट 34th बटालियन, 34th बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में क्या किया, मंगल पांडे थे वहाँ पे। तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, मंगल पांडे ने एक ब्रिटिशर्स के ऊपर गोली चला के इसको ओपनली स्टार्ट कर दिया, मतलब ये इस वॉर को स्टार्ट कर दिया। फिर उनकी ब्रेवरी को एंड रिवॉल्ट को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए कहा एंड उनको सजाए मौत भी दे दी। ठीक है, मतलब हैंग टू डेथ, ही वाज हैंग टू डेथ। तो क्या हो गया, उनको फांसी की सजा दे दी गई, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया एंड फांसी की सजा दे दी गई। फिर क्या हो गया, फिर ये जो डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट था ना जो मंगल पांडे को मिला था, उसकी वजह से जो सिपाही थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड उनके अंदर भी सेक्रीफाइस ऑफ स्पिरिट का जो वो है वो जाग गया। फिर स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट कहाँ से चलता है, ये रिवॉल्ट मेरठ से लेकर दिल्ली तक चलता है, मेरठ से लेकर दिल्ली तक चलता है। वहाँ पे थर्ड नेटिव कैवलरी, मेरठ की जो थर्ड नेटिव कैवलरी होती है ना, वहाँ पे 85 सिपाही क्या कर देते हैं, उस कैटरेज को यूज करने से मना कर देते हैं। क्या होता है वहाँ पे, मेरठ का एक थर्ड नेटिव कैवलरी होता है, मेरठ का थर्ड नेटिव कैवलरी होता है, जहाँ पे 85 सिपाही क्या कर देते हैं, मेरठ के 85 सिपाही क्या कर देते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, उस कैटरेज को यूज करने से मना करते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो लोग पनिश थे ना, उन पनिश लोगों को क्या किया जा रहा था, बहुत सालों के लिए जेल में रखा जा रहा था, उनकी वर्दी भी उतार दी गई थी, डिग्रेडेशन भी चल रहा था एंड बहुत सालों के लिए उनको जेल में भी रखा जा रहा था। तो ये जो पनिशमेंट था ना, ये इंडियन सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था एट दैट टाइम। ठीक है, तो क्या था कि इवनिंग में क्या हो गया, जब शाम का टाइम था, 10th मई में जब शाम का टाइम था,
फिर उन्होंने क्या किया, वो जो जेल में उनको रखा गया था एक सांझ में, उन्होंने क्या किया, जो मेरठ के मतलब सिपाहीज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, रिवॉल्ट शुरू कर दिया। उन्होंने वो जेल वेल सब कुछ तोड़ दिया एंड अपने दोस्तों को वहाँ से एस्केप करा के मतलब छुटा के वो लोग ले गए। उन्होंने वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको भी मार डाला, जो ऑफिसर्स उस जेल में थे उन ऑफिसर्स को भी उन्होंने मार दिया एंड उनके जो हाथ हथियार छुपाने वाले जो जगह होती है आर्मरी, जहाँ पे वो लोग अपने वेपन्स रखते हैं, उसको भी अपने उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ रेबिलियंस थे ना वो होल नाइट चले, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर पूरी रात मेरठ से वहाँ पे भागने के बाद जो रिविलियन का ग्रुप होता है वो पूरी रात चलता है एंड सुबह पे वो लोग क्या पहुँचते हैं, वो सुबह दिल्ली पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था, ठीक है। फिर बहादुर शाह जफर, मतलब उनके पास कोई भी एक लीडर नहीं होता है, फिर बहादुर शाह जफर से मिलते हैं एंड बहादुर शाह जफर को वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए, क्योंकि आप उनको एक ऐसा फेस चाहिए था जो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनाइट कर सके एंड वो फेस था बहादुर शाह जफर का। क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या थे, बहुत ही वीक थे एंड उनके पास उतनी आर्मी भी नहीं थी, उतना पावर भी नहीं बचा था, बट फिर भी सिपोइस की इंसिस्टेंस की वजह से एंड जो सिपोइस के अंदर जो नेशनलिज्म उन्होंने देखा उसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली। फिर मंगल पांडे ने क्या किया, सपोर्ट किया इस युद्ध को, सॉरी मंगल पांडे ने, बहादुर शाह जफर ने इस युद्ध को सपोर्ट किया। मंगल पांडे, व्हाट वाज मंगल पांडे, हु वाज मंगल पांडे एंड उनका रोल क्या था इन इनिशिएटिंग द इवेंट्स ऑफ 1857, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। रोल मंगल पांडे का मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर को मार दिया, फिर ये सब कुछ हुआ बोल के मैं बता चुकी हूँ। बट मंगल पांडे कौन है, ठीक है। मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही है। मंगल पांडे इज अ सिपाही ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि कहाँ पे, बैरकपुर बंगाल में स्टेशन है। ये जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये बैरकपुर जो मतलब बंगाल जो बैरकपुर है वहाँ पे ये स्टेशन है, वहाँ पे वो चीज़ है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पे बनी है। ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेट्रियर ऑफ द रिवोल्ट एंड द इनिशियल एजिटेटर। ओके, वो क्या थे, ऑफ द रिवोल्ट, मतलब उनको क्या माना जाता था, उनको फर्स्ट मैट्रियर, उनको रिवॉल्ट का जो ये रिवॉल्ट था उस रिवॉल्ट का फर्स्ट मैट्रियर भी माना जाता है एंड इनिशियल एजिटेटर भी माना जाता है। इनिशियल एजिटेटर यानी वो इंसान जो लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए परसुएट करे, इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। तो ये जो थे ये मंगल पांडे थे, इनका रोल मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर आता है असमगढ़ प्रोक्लामेशन, क्वींस प्रोक्लामेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये सब जो होता है ना इनके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन। फिर आजमगढ़ प्रोक्लामेशन क्या है, ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लामेशन अगस्त 25 1857 में इंडिया के जो रिवॉल्ट है ना उसके टाइम पे आजमगढ़ प्रोक्लामेशन इशू होता है। ये एक मैनिफेस्टो था फ्रॉम द रिवोल्यूशनरीज लाइकली डिफीटेड बाय प्रिंस फिरोज शाह, ठीक है। आजमगढ़ डिक्लेरेशन क्या था, आजमगढ़ डिक्लेरेशन क्या था, ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। आजमगढ़ डिक्लेरेशन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था एंड क्वींस प्रोक्लामेशन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गूगल में अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा एंड वहाँ से आप लोग छोटा सा 3 सेंटेंसेस का आप लोग आंसर लिख सकते हो बना के, क्योंकि 3 सेंटेंसेस का ही आएगा। इस आजमगढ़ डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आजमगढ़ डिक्लेरेशन में जो प्रिंस फिरोज शाह होते हैं ना, ग्रैंड सन ऑफ नाती, ठीक है, नातिन होते हैं बहादुर शाह जफर के, वो क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो होती है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मतलब एक साथ लाने की, हिंदू एंड मुस्लिम्स को एक साथ लाके एक साथ खड़ा करने की वो जो कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो आजमगढ़ प्रोक्लामेशन है ये एक मैनिफेस्टो है रिवोल्यूशनरीज के, रिवोल्यूशनरीज ने एक मैनिफेस्टो बनाया जिसका नाम था आजमगढ़ प्रोक्लामेशन। ये जो था ये प्रिंस फिरोज शाह ने इसको ड्राफ्ट किया था। प्रिंस फिरोज शाह ने ये प्रोक्लामेशन स्टार्ट किया था, आजमगढ़ प्रोक्लामेशन। प्रिंस फिरोज शाह कौन थे, बहादुर शाह जफर के ग्रैंड सन थे। फिरोज शाह ने क्या किया, फिरोज शाह ने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें युद्ध करना है, अगर ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, लाइक मतलब ब्रिटिशर्स ने ये जो हम लोगों को दबोच के रखा है, डोमिनेट करके रखा है, अगर इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों को लड़ना है तो हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनाइट होना पड़ेगा। फिर यूनाइट होना पड़ेगा बोल के वो लोग क्या करते हैं, एक साथ यूनिटी के साथ लड़ने जाते हैं। इस प्रोक्लामेशन में ये बोला जाता है कि हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइट होना पड़ेगा बोल के, ठीक है। अपनी टायरानी को डिनाउंस कर दिया, मतलब मुगल बादशाही को रिस्टोर करने का प्रॉमिस भी किया एंड इवन जो सारे क्लासेस के लोग थे उनको कॉलोनियल रूल जो था उनको भी क्या कर दिया, कॉलोनियल रूल वगैरह को ओवरथ्रो करने के लिए बोल दिया, हटाने के लिए, कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनकी यहाँ पे जो मनमानी चल रही थी उन सब को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उनके द्वारा दी गई सब कुछ हटा देना पड़ेगा। उनके द्वारा दिया गया जो मतलब उन्होंने हमारे मुगल बादशाही को क्या किया है, हड़प लिया है, मुगल बादशाह को कैप्चर कर लिया है, उनको भी वापस लाना पड़ेगा। टायरानी को डिनाउंस कर देना पड़ेगा, उनकी टायरानी को हटा देना पड़ेगा एंड इवन सारी क्लासेस मिल
मिलके एक रैली भी हम लोगों को रैली भी निकालना पड़ेगा बोल के आजमगढ़ प्रोक्लामेशन में कहते हैं। फिर क्वींस प्रोक्लामेशन ये शो होता है नवंबर 1 1858 में क्वीन विक्टोरिया के थ्रू। ये प्रोक्लामेशन लॉर्ड कैनिंग के थ्रू बहुत जोर जोर से पढ़ा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं इंडिया के, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के थ्रू ग्रैंड दरबार में ये क्या होता है, क्वींस कोर्ट असेंबली, ओके, ग्रैंड दरबार यानी कोर्ट असेंबली, इलाहाबाद में जो कोर्ट असेंबली है, ग्रैंड दरबार है, उसमें ये प्रोक्लामेशन जोर जोर से पढ़ा जाता है बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन नवंबर 1 1858। और ये प्रोक्लामेशन इशू किया था क्वीन विक्टोरिया ने। इस प्रोक्लामेशन के थ्रू क्या कहा जा रहा था, इस प्रोक्लामेशन में कहा जा रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब खत्म हो गई है एंड अब इंडिया डायरेक्ट कंट्रोल में आ रहा है। अब इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करेगी, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलेगा, यहाँ पे कोई भी कंपनी रूल नहीं करेगी। एंड क्वींस प्रोक्लामेशन में 3 प्रोमिस भी थे, ठीक है, द 3 प्रोमिस। क्वींस प्रोक्लामेशन ने 3 प्रोमिस की थी कि वो सारे इंडियंस को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनके रिलीजियस मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं देंगे एंड उनकी जो प्रिंसेस एंड किंगडम्स है उसको भी वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बोल के। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दी रिवोल्ट ऑफ 1857। डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी कि क्या क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ब्रिटिश का कंपनी का रूल खत्म हो जाता है एंड क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश का जो कंपनी का रूल होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म हो जाता है एंड क्या होता है कि मतलब क्या आता है, फिर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करने लग जाती है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंडिया के मतलब इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अब ब्रिटिश के हाथों में था, ना कि कोई एक कंपनी के हाथों में, ठीक है। फिर क्वींस प्रोक्लामेशन आता है 1858 का। 1858 का जो क्वींस प्रोक्लामेशन होता है वो प्रॉमिस करता है कि जो कोई भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा वो लोग, ठीक है, इंडिया को इक्वल ट्रीटमेंट, इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे अंडर द लॉ। फिर प्रिंसेस एंड उनके जो राज्य हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा बोल के ये क्या किया इसने, ब्रिटिश क्राउन जो था इंडिया में उसका एक ऑफिशियल बिगिनिंग इसने मार्क कर दिया था। ये थे डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। एंड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आ रहा था, ब्रिटिश को लगा कि इंडियन आर्मीज जो थे, इंडियन आर्मीज कभी भी यूनाइट हो सकते थे एंड ऐसे फ्यूचर रिवॉल्ट उन लोगों को प्रिवेंट करना था, फ्यूचर रिवॉल्ट से आगे बचना था उन लोगों को, वैसा फ्यूचर रिवॉल्ट फिर ना हो बोल के उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन आर्मीज को कम कर दिया, ब्रिटिश आर्मीज को ज़्यादा कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी वो लोग यूनाइट ना हो सके उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स के लोग को उन्होंने रख दिया। इंपॉर्टेंट पोस्ट जो थे ना वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रखे गए एंड इंडियंस के लिए जो छोटे छोटे पोस्ट थे वो ही दिए गए। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हटा दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी विड्रॉ करा दिया गया। ये जो पॉलिसी थी ये विड्रॉ हो गई, इंडियन रूलर्स जो भी थे अब अपने बच्चों का अडॉप्ट कर सकते थे एंड अडॉप्ट करने के बाद वो बच्चा उस राज्य का राजा भी बन सकता था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो किंगडम थी वो अब ब्रिटिशर्स उनसे नहीं छीन रहे थे। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुए, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुए कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ना वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठने का मौका उनको दिया जा रहा था वो भी नहीं मिला उन लोगों को, मतलब हाई पोस्ट उनके लिए नहीं रखे गए, ब्रिटिश के लिए रखे गए। इंडियन समझने लगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों को यूनाइट होना है बोल के इंडियन उसका नीड समझने लगे। मतलब नेशनल कॉन्शियसनेस भी ग्रोथ हो रहा था कि ऐसे देश में सब लोग मिलके हमारे देश को बचा सकते हैं बोल के। फिर इसने क्या किया, इसने बाद में जाके 1885 में, ठीक है, 1885 में इसी के कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण ही इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म भी हुआ। फिर आता है मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश होता है 1906 सीई में ढाका बंगाल में, बंगाल के ढाका में 1906 सीई में इंडियन नेशनल जो इंडियन मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो स्टैब्लिश हो जाता है। क्यों स्टैब्लिश होता है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स है ना उनके जो पॉलिटिकल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए ये स्टैब्लिश होता है। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ वो लॉयल्टी दिखाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लॉयल्टी दिखाना, उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इंडियन मुस्लिम्स के उसको अपहोल्ड करना, सेव करना, उसको सेफ रखना एंड जो कम्युनिटीज़ बाकी कम्युनिटीज़ के तरफ उनको इल फीलिंग आती है ना उसको डिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या होता है, करने के लिए मुस्लिम लीग बनता है।
फिर सिमला डेपुटेशन क्या है? सिमला डेपुटेशन आगा खान थ्री के थ्रू लीड किया गया होता है। 1906 में सिमला डेपुटेशन एक लैंडमार्क होता है, ठीक है, मतलब इसको नहीं भूला जाता है, ये बहुत आगे तक रहता है। जो अक्टूबर 1 में जो एक मीटिंग होती है उसमें 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स क्या करते हैं, लॉर्ड वाइसरॉय मिंटो से शिमला में मिलने जाते हैं एंड वहाँ पे वो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का, हमारे लिए अलग इलेक्टोरेट दो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा होना चाहिए एंड मुस्लिम्स के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे डिमांड्स रखी, ठीक है, तो वो डिमांड रखने के लिए वो कहाँ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी यार, आई एम नॉट दैट फाइन, सो इसीलिए कभी कभी तुम लोग को बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी दिखाना ये सब था, ठीक है। बट सिमला डेपुटेशन में क्या था, सिमला डेपुटेशन में जो 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम्स थे वो किसको मिलने जाते हैं, वो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को शिमला में मिलने जाते हैं। क्यों मिलने जाते हैं, कुछ डिमांड्स उनको रखना होता है, उस डिमांड को रखने के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह का डिमांड रखने के लिए वो उनसे मिलने जाते हैं। एंड बाद में क्या भी होता है, बाद में ये जो होते हैं मॉर्ले एंड ये मिंटो मिलके क्या करते हैं, मॉर्ले मिंटो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लेट्स नो अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट एक एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट है, एक एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि मुस्लिम सोसाइटी में डेवलप होता है एज अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसमें सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है। सर सैयद अहमद खान क्या क्या करते हैं इसमें, सर सैयद अहमद खान को एज अ मॉडर्नाइजर क्यों देखा जाता है, सर सैयद अहमद खान कैसे लोग थे, सर सैयद अहमद खान कैसे थे, कैसे उन्होंने मोहम्मद ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वो कैसे फाउंड किया, क्यों फाउंड किया, किस लिए फाउंड किया, किसके लिए फाउंड किया, सर सैयद अहमद खान का रोल क्या है इसमें एंड क्या पर्पस था अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड करने का, इसका एम क्या था, सिमला डेपुटेशन का डिमांड क्या था, टू नेशन थ्योरी क्या है, ठीक है, टू नेशन थ्योरी क्या है, टू नेशन थ्योरी में क्या क्या था, क्या क्या कहा गया, सेपरेटिज्म एंड पाथवे टू पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, हिंदू महासभा क्या है, आरएसएस क्या है, वीर सावरकर ने क्या रोल खेला, हिंदू महासभा जैसे कुछ सभा, पंजाब सभा, बंगाल सभा जैसे कुछ सभा भी है, वो सब क्या है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं पब्लिश कर दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिसने भी बहुत सही सारा का सारा वीडियो देखा है उसका चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने क्या कर दिया है, ये अलीगढ़ मूवमेंट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने कंप्लीट कर दिया है। बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्ब हुआ तो आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में या किसी भी और सब्जेक्ट में आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर करूँगी। एंड ये है कि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास नोट्स है, मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच।